इस अप्रैल से लेकर करके 31 मई तक का जो समय है वह काफ़ी हीट वेव वाला होगा, गर्म हवा वाला होगा। और जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, यूवी किरणें हैं, वो पृथ्वी पर सीधी पड़ेंगी और तापमान जो है 3 बजे से लेकर के 5 बजे के करीब जो है लगभग 45 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये तापमान क्यों बढ़ रहा है। पिछले 15 से 20 वर्ष पीछे अगर हम जाएंगे तो यही समय होता था जब किसान अपने खेतों में गेहूं काटता था, बोझ बांध लेता था और उस दौरान लगातार बारिश का सिलसिला चलता था, आंधी आती थी, लोगों के जो गेहूं के बोझे हैं उड़ करके दूसरे के खेतों में मिल जाते थे, किसान उन्हें खोजने के लिए परेशान हो सकते थे। लेकिन क्लाइमेट में इतना चेंज आ गया, इतना परिवर्तन आ गया कि जो आंधी आती थी, जो बारिश होती थी, वह एकदम थम सा गई है। अब किसान ना गेहूं के बोझ बांधते हैं और ना ही थ्रेशर से उसकी मड़ाई होती है। अब किसान सीधे कंबाइन मशीन का उपयोग करते हैं, गेहूं की कटाई कराते हैं और मड़ाई करके गेहूं को सीधे अपने घरों में ले जा करके भंडारण करते हैं या क्रय केंद्रों पर ले जाकर भेज देते हैं। लेकिन सोचिए उसके बाद क्या होता होगा। पहले गेहूं की कटाई होती थी, लोग थ्रेशर से अपने फसल की मड़ाई करते थे, भूसे का भंडारण करते थे। उस भूसे से जो उनके घर में दुधारू पशु थे, जो खेतों में उपयोग किए जाने वाले पशु थे, उनके खाने में इसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता था। लेकिन पिछले 15 से 20 सालों से सिलसिला बदल गया। अब सीधे कंबाइन मशीन से गेहूं की कटाई होती है और मड़ाई करने के बाद गेहूं घरों में चला जाता है और जो उसका फसल अवशेष बचता है उसकी स्थिति क्या होती है आप पीछे देख सकते हैं। हज़ारों एकड़ आप देखें, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये बस्ती और संत कबीर नगर लगायत सीमा बाग नगर है। और यहाँ से आप जब चलना शुरू करेंगे तो खेत का कोई 1 इंच ऐसा नहीं बचे, आपको ऐसा दिखेगा जिसे जलाया न गया हो। और जब इस खेतों में आएंगे, अभी हम किसान से भी इसको जानेंगे, तो मिट्टी को आप देखेंगे तो मिट्टी की जो हालत हो गई है वह जैसे हम ईंट भट्टे में ईंट को पकाते हैं उसी तरीके से इस मिट्टी की हालत हो गई है। जिस फसल को भुरभुरी मिट्टी चाहिए, जिस फसल की जड़ों को विकास के लिए भुरभुरी मिट्टी चाहिए, अगर वह पके हुए लाल मिट्टी में उसकी बुआई की जाती है तो निश्चित तौर पर न केवल उत्पादन घटेगा बल्कि अभी जनगणना का सिलसिला चल रहा है और जब जनगणना के अनंतिम आंकड़े जारी होंगे तो हमें ये पता चलेगा कि देश में जो एक्चुअल में जनसंख्या है कितनी बढ़ चुकी है और उसके लिए जो खाद्यान्न की आपूर्ति है कितनी ज़रूरत पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के भीड़ में खेतियों की ज़मीनें घट रही हैं और इस तरीके से किसान जो है गेहूं की कटाई के बाद जो फसल अवशेष है उसको जला दे रहे हैं। यह केवल मेरा न कहना नहीं है बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्थान है रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, उसके संस्थान के पूसा संस्थान के ही कैंपस में स्थित IARI जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक अनुषांगिक संगठन है जो इसी तरह के रिसर्च करता है। वो सैटेलाइट से तय करता है कि कितने एरिया में किस जगह पर किसानों ने फसल अवशेष जलाए। और हाल ही में एक डाटा जो ICAR का IARI है उसमें जो लैब है क्रिप्स ने एक डाटा जारी किया है जिसमें पूरे देश में सबसे ज़्यादा फसल अवशेष जलाने की जो घटनाएं पाई गई हैं वो उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल का सिद्धार्थनगर जिला है। अगर आप सिद्धार्थनगर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको जो रबी सीजन के बाद जो रबी सीजन में सबसे ज़्यादा फसल होती है गेहूं की, उसकी कटाई के बाद जो खेत दिखाई पड़ेंगे वो पूरी तरीके से काला आपको दिखेगा। खेतों में फसल का जलावन दिखेगा। जो पेड़ पौधे वृक्ष हैं वो जले हुए दिखेंगे या तो सूखे दिखेंगे और दूर तलक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा दिखेगा, कोई भी पेड़ पौधा नहीं दिखेगा। यही हाल कमोबेश आप बस्ती जनपद से जब बाग नगर, सिमरियावा, नंदौर और मेदाउल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। हजारों एकड़ ज़मीन जो है सिर्फ फसल अवशेष के जलावन से पटी हुई है। मिट्टी जो है कंकरीली नज़र आती है और जो पेड़ पौधे खेतों में हैं वो जले हुए नज़र आते हैं। भारत सरकार के क्रिप्स ने डेटा जारी किया है, सैटेलाइट ने जिन स्थानों को पर फसल के अवशेष जलाते हुए उनको आइडेंटिफाई किया, पकड़ा, उनका तो डाटा जारी किया गया, लेकिन ये डाटा कई गुना ज़्यादा है। और इसमें हम दोष किसे देते हैं? सरकार को देते हैं।
इसमें पूरी तरीके से जो दोषी है वह है किसान, क्योंकि किसान को ये पता है कि जो हमारी मिट्टी है, इसी मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो फसलों के विकास के लिए, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होते हैं। जब हम फसल अवशेष जला देते हैं तो उसी के साथ जो पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे फसलों के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। या तो हुई फसल अवशेष जलाने की सिर्फ एक नुकसान। दूसरे नुकसान की बात करें तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फसल अवशेष जलाने के बाद जो है वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है, जिससे फेफड़े और तमाम ऐसी समस्याओं बढ़ती हैं जो सेहत पर बुरा असर डालती हैं, और जो फेफड़े से जुड़े मरीज़ हैं उनके लिए कई बार जानलेवा साबित होती हैं। तो पहला जो असर मैंने बताया वो उत्पादकता पर प्रभाव डालता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों पर प्रभाव डालता है, दूसरा जो है सेहत पर प्रभाव डालता है। तीसरा प्रभाव जो है ग्रीन हाउस गैसों का जो वो है उसकी बढ़ोतरी करता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। जो क्लाइमेट चेंज की बात मैं कर रहा हूँ, अभी जो अप्रैल का मिड समय चल रहा है, अभी आप देखेंगे 12 बजे के बाद जब घर से निकलते हैं तो जो तापमान होगा उस तापमान में आपका निकलना दूभर हो जाएगा। तो तापमान में भी बढ़ोतरी होती है, सेहत पर तो बुरा असर डालता है। और यह वही समय है जिसमें आगजनी की सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। लोग आग लगाकर अपने खेतों में छोड़ देते हैं, ये आग धीरे धीरे फैलती हुई पेड़ पौधों को जलाती हुई आगे बढ़ती है, और जब एक गाँव की तरफ बढ़ती है तो जो छप्पर हैं, जो खपरेल हैं, या जो जिसमें आग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उसको जलाते हुए अपार जनधन की हानि भी करती है। तो पूरा मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर के किसानों को पूरी तरीके से सचेत होना है, नहीं तो जो उत्पादकता है वो पूरी तरीके से तो प्रभावित होगी ही, हमारा जीवन भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और हम धीरे धीरे उम्र हमारी घटनी शुरू हो जाएगी। अभी हम बात करें सरकार के लेवल की, तो सरकार इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है। सरकार ने अभी एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण बनाया है, जिसके दिशा निर्देश के क्रम में सभी राज्यों में भारत सरकार के सपोर्ट से क्रॉप रेस्क्यू यानी फसल अवशेष प्रबंधन के लिए तमाम तरह की स्कीमें, मशीनरी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिस पर 80% तक अनुदान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। यानी जो मशीनरी किसान खरीदते हैं उस पर 80% सरकार देती है, और 20% किसानों को अपनी हिस्सेदारी लगानी पड़ती है, जिससे वह न केवल फसल अवशेष का उचित प्रबंधन कर पाएँ, बल्कि उस फसल अवशेष के जरिए किसान अपने मिट्टी की उत्पादकता, उसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब स्कीमों के बाद भी, सरकार के तमाम अवेयरनेस गतिविधियों, जागरूकता गतिविधियों के बाद भी किसानों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और हर साल, चाहे हम खरीफ की बात करें या हम रबी की बात करें, दोनों सीजन में अंधाधुंध किसान फसल कटाई के बाद अपनी फसल अवशेष को अपने खेतों में ही जला देते हैं। उनके खेतों में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फसल को फ़ायदा पहुँचाने वाले होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, केचुए होते हैं, वो पूरी तरीके से इस फसल अवशेष के साथ जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही उद्देश्य है कि आप लोग सरकार को दोषी न ठहराएं, खुद सजग हों। कल पृथ्वी दिवस है, ये वीडियो हो सकता है 22 अप्रैल के बाद भी आप लोग देखें, लेकिन जब आप अपने उत्पादकता, अपनी मिट्टी की में उपलब्ध पोषक तत्वों की प्रचुरता को जांचना चाहें, तो आप यहाँ से विभाग के जरिए, उनके दिशा निर्देशों के जरिए मिट्टी का नमूना लें, मंडलीय लैब, तहसील लैब, जिला लैब पर ले जा करके मृदा जांच कार्यालय में दें, और पता करें कि इस जलाने के बाद आपके इस खेत की मिट्टी पर कितना असर पड़ा है, कितने पोषक तत्वों नष्ट हुए हैं, या इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे, बैक्टीरिया थे, वो कितने नष्ट हुए हैं। तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए नकारात्मक ही उसका आंकड़ा आएगा, रिपोर्ट आएगा। तो क्रीम्स की जो रिपोर्ट जारी हुई है, जिसने यह साबित किया है कि सिद्धार्थनगर जनपद में सबसे ज़्यादा जो है फसल अवशेष जलाए गए, या हम बात करें मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा जो दूसरा स्थान रहा है मध्य प्रदेश का रहा है, यहाँ पर भी फसल अवशेष सबसे ज़्यादा जलाने की घटनाएं पाई गई हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप सिद्धार्थनगर के रास्ते पर ना चलें, संत कबीर नगर के रास्ते पर ना चलें, बल्कि उन ज़िलों के किसानों से सीख लें, जो किसान जो है फसल काटने के बाद अपने फसल अवशेष का प्रबंधन सरकार के दिशा निर्देशों, वैज्ञानिकों के दिशा निर्देशों और पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए करते हैं। बहुत सारी ऐसी तकनीकी आ गई हैं जो
फसल के अवशेषों को खेत में सड़ाकर खाद बनाने का काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी मशीनरी आ गई है जो बिना जलाए फसल अवशेषों को फसल बुआई में न केवल उसकी लागत में कमी लाती है, बल्कि बहुत सारी ऐसी जो श्रम था उसमें भी कमी लाने का काम करती है। हम आज वही ऐसे ही किसान से जानेंगे कि किस तरह का बुरा प्रभाव पड़ रहा है फसल अवशेष जलाने से, और आने वाले भविष्य पर, आने वाली पीढ़ी पर जो खेती से जुड़े रहेंगे, या जब जनगणना के अंतिम आंकड़े जो 2026-27 का चल रहा है जारी होगा, तो क्या स्थितियां उभर करके सामने आएंगी। आइए हम लोग जानते हैं नेशनल अवार्डी किसान राममूर्ति मिश्रा जी से। एक प्रगतिशील किसान के तौर पर फसल अवशेष जलाई जाने की जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं, जो क्रीम्स ने डेटा जारी किया है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, और आने वाली पीढ़ी पर और खेती पर किस तरह का असर प्रभाव दिखाई पड़ने वाला है। जहाँ तक ये फसल अवशेष जलाने की बात है, इसको जो है ये हम किसानों की लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हम स्वयं स्वस्थ रहें और समाज को स्वस्थ रखने के लिए जो हमारे मतलब प्रयास हो सकते हैं उसको हमको करना चाहिए। लेकिन ये बड़े दुख का विषय है कि हमारे कुछ किसान भाई अपनी छोटे से स्वार्थ के लिए न अपना हित देख रहे हैं, न समाज का हित देख रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से ये इतना लंबा चौड़ा एरिया फसल अवशेष को जला करके न केवल हम अपने खेत की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि वातावरण और पर्यावरण को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी, जबकि सरकार हमको हर तरह की इसको लेकर हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है। बार बार दिशा निर्देश भी दिया जाता है, अधिकारी भी हमारे सहयोग के लिए इसको प्रबंधन के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये दुखद है हम लोगों के लिए कि हम जरा भी नहीं चेत रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम ऐसी दुर्व्यवस्था दे के जा रहे हैं कि वो अपने सिर पर हाथ रख करके पछताएंगे। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यही है कि हम अपने फसल अवशेष को ना जलाएं। अगर ऐसे ही हम अगले 10 सालों तक जलाते रहे तो एक समय ये ऐसा आएगा कि ये जो मिट्टी है, देखिए ये मिट्टी जो है ये काली के साथ लाल होती जा रही है। देखिए ये मिट्टी लाल हो रही है धीरे धीरे। ये देख रहे हैं मिट्टी जब जैसे भट्ठे की मिट्टी होती है, जो जिसे हम यहाँ राबिश कहते हैं, धीरे धीरे ये मिट्टी हमारी लाल हो जाएगी, जिसमें हम कोई भी नाइट्रोजन, कोई भी खाद डालेंगे ये मृत स्वरूप में हो जाएगी, मरी हुई मिट्टी की तरह लगेगी। और इसमें कोई भी न तो बीज उत्पादन डालेंगे, बीज ही नहीं जमेगा, और उत्पादन बढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी कि हम सचेत हों, अपने आने वाली पीढ़ी को एक शुद्ध और अच्छा वातावरण दे करके खेत को पर्यावरण, खेत में ये जो फसल अवशेष है इसको जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। इसके लिए सरकार तमाम मशीनरी हमको उपलब्ध करा रही, सब्सिडी पे दे रही, उस तरफ हम लोग आगे बढ़ें। इसके लिए थोड़ा हम किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, कितना सहमत है कि उत्तर प्रदेश या देश में सबसे ज़्यादा सिद्धार्थनगर में फसल से जलाया जाता है? क्योंकि अभी क्रीम्स जो है जी, IRI का लैब जो है जी, उसने एक डेटा जारी किया, आंकड़ा जारी किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा भारत में सिद्धार्थनगर में फसल जलाने की घटनाएं पाई गई हैं जी। कितना सहमत है इससे कि पूर्वांचल में बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल इसमें आगे रहता है? ये बड़े दुख का विषय है। हम भी बस्ती मंडल के, बस्ती जनपद का ही, मैं भी एक किसान हूँ। ये कहने में शर्म आती है कि हमारे मंडल का ही एक जिला सिद्धार्थनगर है, वो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो ये दुखद है। मैं अपने सभी के साथ ये बहुत इस पर पूर्णतः प्रतिबद्ध लगना चाहिए। ये इसको एक दंडात्मक कार्यवाही के रूप में नहीं, हम बल्कि हमको एक अपने आने वाली पीढ़ी को एक सही वातावरण देने के लिए खुद सचेत होना पड़ेगा। इसके लिए किसान दंड दे तभी हम सचेत हों, ये बात नहीं होनी चाहिए। अब सब पढ़े लिखे किसान सामने आ रहे हैं। मैं सबसे निवेदन मेरा यही है कि हम पराली प्रबंधन के लिए तमाम तरह के यंत्र आ गए हैं, उसका उपयोग करें, ना कि पराली जला करके वातावरण और स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालने वाला कार्य करें। लोग सरकार को दोष दे रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा हिस्सा संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर का नहीं है जहां पर फसल अवशेष ना जलाया गया हो। तो इसमें किसान को दोषी मानते हैं, सरकार को मानते हैं? नहीं, सरकार
बिल्कुल दोषी नहीं है। सरकार अपनी तरफ से तमाम जागरूकता अभियान चलाती है, तमाम प्रचार प्रसार करती है, सब्सिडी पे इसको प्रबंधन के लिए 80% सब्सिडी पे हमें कृषि यंत्र प्रोवाइड करती है। मैं सरकार को दोषी नहीं देता हूँ। ये हम अपने निजी स्वार्थ और स्वार्थ में भी हम अपना ही नुकसान करने, हम अपने खेत की मिट्टी को इस तरह से बना दे रहे हैं कि आने वाले 10-15 साल के बाद ये बिल्कुल लाल मिट्टी हो जाएगी, जिसमें जो मरी हुई मिट्टी होती है, जिसमें कोई भी बीज डालेंगे वो जर्मिनेट ही नहीं होगा, उत्पादन बढ़ने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पोषक तत्व, आप एक तो पहली बात, पोषक तत्व का जो ऊपरी लेयर है, जैसे हम जलाते हैं, इसमें मित्र कीट जितने हैं, शत्रु कीट के साथ मित्र कीट भी जल जाते हैं। उनका जो प्रबंधन का कार्य होता है, केचुआ बहुत नीचे 10 फीट नीचे चला गया है आज, इसी कारण कि हम तमाम तरह के ये जो है एक तो ये कीटनाशक डाल रहे हैं, तमाम ऐसे कीटनाशक डाल रहे हैं जिससे ऊपर ले रहा, और दूसरे जो ये जला दे रहे हैं, ये तो बहुत ही नुकसान कर रहा है। इससे एक तो क्लाइमेट देखिए, आज अभी अप्रैल महीने का मिड है और 42 डिग्री सेल्सियस आज हो गया है। घर जल, तमाम आग लगती है, हम जलाते हैं। गांव अगल बगल जो अगर घर हैं तो देखिए वो आप देख लीजिए, वो लगाए यूकेलिप्टस का पेड़ लगाए थे, सारा जल गया। आप देख लीजिए, सारा पेड़ वो आगे किनारे के, खेत के किनारे के सारे पेड़ जल गए उल्ले लगाने से। क्या अब ये इससे क्लाइमेट के पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है और हमारे खेती पे तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये पूरी एरिया देख रहे हैं, इतना ये करीब मैं समझता हूँ 30-40 एकड़ होगा, पूरा ये जलाया गया है। ये बड़ी पीड़ा का विषय है और बड़े दुख का विषय है। मैं अपने किसानों से विनम्र निवेदन करूँगा कि इस तरह का कार्य पर पूर्णतः रोक लगाएं और स्वयं प्रबंधन करें। और अब तो केवल वो आ गया है, एक मिनट, कौन सीडर है? सुपर सीडर आ गया। आप कुछ ना करिए, आप उससे श्रम भी बचेगा, आप उसे पराली सहित उसमें आप सिंचाई करके बुवाई कर दीजिए। क्या दिक्कत है? आपके ह्यूमस ख़त्म हो रहा है खेत का, उसमें जो इसके जलाने से। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि इस पर पूर्णतः प्रतिबंध, और ये बड़े दुख का विषय है। ये समाज के लिए एक तरह से आग लगाना समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनता है। मित्रों, मैं अभी बस्ती और संत कबीर नगर सीमा के बागनगर बाज़ार के पास खड़ा हूं, और यहाँ से जब आप संत कबीर नगर के सिमरियावा, नंदौर और मेहदावल की तरफ बढ़ेंगे तो कोई भी ज़मीन का 1 इंच हिस्सा नहीं ऐसा दिखेगा जहां फसल अवशेष ना जलाया गया हो। कल 22 अप्रैल है और अर्थ डे के रूप में पृथ्वी को बचाने, पर्यावरण संरक्षण के तमाम कार्यक्रम सरकार, गैर सरकार के लेवल पर, समुदाय के लेवल पर किए जाते हैं। हमारे जहन में भी ये सवाल कई दिनों से गूंज रहा था कि हम पृथ्वी को कैसे बचाएंगे जब हमारे अन्नदाता ही अपने खेत में अपने मित्र कीटों को, सूक्ष्म जीवों को फसल अवशेष के जलाने के साथ उनको भी ख़त्म कर दे रहे हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए संकट पैदा कर दे रहे हैं। उत्पादन को घटाने के लिए अपने स्तर से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। दूर दराज तक देखिए, कहीं भी आपको छायादार वृक्ष नहीं दिखेगा। अप्रैल का महीना है और तापमान इतना है कि अगर आप थोड़ी दूर चलेंगे तो मूर्छा की स्थिति आ जाएगी। तो अगर कहीं आपको छायादार वृक्ष नहीं मिलेंगे तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इस संवेदनशील मुद्दे पर हमने लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा की और एक जले हुए खेत में आए जहाँ पर सैकड़ों हेक्टेयर, आप जब बढ़ेंगे तो हज़ारों में बढ़ जाएगा, आपको जला हुआ फसल अवशेष दिख जाएगा। और अभी थोड़ी देर बाद जब हम यहाँ खड़े होंगे तो खड़ा होने के साथ हमको मूर्छा आनी शुरू हो जाएगी। पीछे आप देखेंगे फसल जलाया गया है, यूकेलिप्टस के पौधे लगाए थे वो भी जल गए हैं। तो कहने का उद्देश्य है कि आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि जो हमारे किसान भाई, हम उन पर दोष नहीं मरते हैं, हो सकता है जानकारी के नाभाव में या खेत को साफ़ सुथरा करने के चक्कर में आप ऐसा कर रहे हों। क्रीम्स ने डाटा जारी किया, उसने बताया कि देश भर में जो उत्तर प्रदेश है, सिद्धार्थनगर बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल की बात करें, गोरखपुर और बस्ती मंडल का जो सिद्धार्थनगर जनपद है, सबसे ज़्यादा फसल अवशेष जलाए गए। और इसी के साथ आगजनी की भी बहुत घटनाएँ हुई। पर्यावरण में के प्रदूषण पर असर पड़ ही रहा है, पेड़ पौधे जल ही रहे हैं। तो हमारे जान में भी आया कि हमको इस पर प्रयास करना चाहिए। और एक अभी ये भी हुआ कि गोरखपुर मंडल में सबसे ज़्यादा जब जो फसल जलाया गया, किसी के ऊपर ना जुर्माना लगाया गया, ना कोई FIR दर्ज किया गया। सरकार ने
बहुत सारे प्रयास किए, जैसा कि हमारे किसान भाई राम मूर्ति मिश्रा जी ने बताया, हमने पहले चर्चा में बताया कि कॉर्पोरेटिव पर बहुत सारे अनुदान की योजनाएं चल रही हैं, जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, फसल प्रबंधन को लेकर के मशीनरी तमाम प्रोवाइड की जा रही है, बहुत सारी तकनीकी ईजाद की गई है। उसके बाद भी अगर हम नहीं चेत रहे हैं तो हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो इसी अनाज से अपना पेट भरेंगी, उनके लिए संकट पैदा हो जाएगा। अभी तो हम कयास लगा रहे थे कि भारत की जनसंख्या 1.5 अरब के करीब हो गई है, लेकिन भारत सरकार ने जनगणना की शुरुआत करा दी है। आपके घर पर जनगणना कर्मी आएंगे और एक अंतिम आंकड़ा जब जनगणना का जारी किया जाएगा तो हमें स्पष्ट स्थितियां नज़र आएंगी कि कितने अनाज की ज़रूरत हमको पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बहुत सारी सड़कें बन रही है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ये जो बिल्डिंग बन रही है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, ये हमारी ही खेती योग्य ज़मीन पर बन रहे हैं। और एक खेती योग्य ज़मीन पर एक बार जब निर्माण हो गया तो वहाँ जीवन में कभी भी आप फसल नहीं उगा पाएंगे। तो अभी आप सचेत हो जाइए, हमको 1 लेयर 2 लेयर मल्टी लेयर फसल की तरफ जाना होगा और उसके लिए अपनी मिट्टी को बचाने की ज़रूरत होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी किसान इस वीडियो को देखेगा अपनी फसल को जलाएगा नहीं, बल्कि उसके प्रबंधन पर ध्यान देगा, सरकार के उद्देश्यों को साकार करेगा और अपने आने वाली पीढ़ी अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। इसी के साथ आज इजाज़त दीजिए। नमस्कार।